हिंदी खबर में आपके साथ मैं हूं चित्रा सिंह और वक्त है स्पेशल रिपोर्ट का। और स्पेशल रिपोर्ट में आज हम बात करेंगे हिंडनबर्ग की एक रिपोर्ट को लेकर, जहां टाइम टू टाइम अपने एक ही ट्वीट से दुनिया के शेयर मार्केट को हिलाने वाले और मिनटों में बड़े बड़े बिजनेसमैन को रैंकिंग के लेवल से धराशायी करने वाले हिंडनबर्ग ने एक बार फिर सेबी को निशाने पर लिया है। और सेबी को निशाने पर लेने से सियासी घमासान जो है वो शुरू हो चुका है। एक बार फिर हिंडनबर्ग ने अपनी प्रॉफिट कमाने की डर्टी ट्रिक अप्लाई कर दी है। ये रिपोर्ट देखिए। जो इसकी चेयरमैन है और उसके खामंद है वो इसमें इन्वॉल्व हैं और करीबन लाखों करोड़ों का मामला जो है अंबानी के साथ इसमें जुड़ा हुआ है। इकोनॉमिक सिस्टम्स जो हमारी है, जिस पे लोगों का भरोसा है, जिसमें उतार चढ़ाव की वजह से कई निवेशकों को झटका लगता है, उसको हम जितना महफूज रख सकते हैं वो हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। लेकिन ये कैबिनेट नाम की कोई चीज़ नहीं है। इस सरकार में 2 लोगों की चलती है। देखिए, हिंडनबर्ग हो या राहुल गांधी हो, कैसे भारत बदनाम हो इसमें लगे रहते हैं। भारत की इकोनॉमी बहुत मजबूत है। पूरी दुनिया में जो इकोनॉमिक सिचुएशन है उसमें भारत की सिचुएशन सबसे अच्छी है। टाइम टू टाइम अपने एक ही ट्वीट से दुनिया के शेयर मार्केट्स को हिला देने वाले और मिनटों में बड़े बड़े बिजनेसमैन को रैंकिंग के लेवल से नीचे लाने वाले हिंडनबर्ग ने अपने ट्वीट से एक बार फिर भारत में सियासी भूचाल लाने का काम शुरू कर दिया है और इस बार निशाने पर लिया है सेबी और अडानी ग्रुप को। अडानी पर एक विदेशी रिपोर्ट ने बहुत कुछ बदल डाला, शेयर होल्डर्स को डरा दिया, जनता को दहशत में ला दिया, तो वहीं विपक्ष को एकजुट कर दिया। अडानी के नाम पर शहर से संसद तक संग्राम छिड़ा है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में क्या है, पहले उसको समझ लीजिए। आरोप है कि सेबी चीफ माधवी बुच और उनके पति का ऑफशोर फंड में इन्वेस्टमेंट है। बताया गया कि बरमूडा और मॉरिशस में दोनों ने इन्वेस्ट किया है। वहीं दूसरा आरोप है कि इसी फंड में गौतम अडानी ने भी इन्वेस्ट किया है। गौतम अडानी पर प्राइस में हेराफेरी का आरोप लगा है। हिंडनबर्ग ने कहा है कि सेबी चीफ ने IPE प्लस फंड 1 के साथ खाता खोला है, जिसमें माधवी बुच और उनके पति की संपत्ति $1 करोड़ है। वहीं आरोप यह भी है कि सुप्रीम कोर्ट ने सेबी को जांच सौंपी थी। ढंग से अगर जांच होती तो माधवी बुच तक भी आंच पहुंच जाती। कमाल की बात है कि हिंडनबर्ग जिसकी नीयत और सीरत जानते हुए भी इंडिया ब्लॉक उस विदेशी कंपनी के सर्टिफिकेट पर डिपेंड है। खैर, उस पर सेबी चीफ का रिप्लाई क्या रहा वो भी जान लीजिए। हिंडनबर्ग के सभी आरोपों को सेबी ने सिरे से नकार दिया, यानी सभी आरोपों को गलत बताया। सेबी ने साफ साफ कह दिया कि ये उनका जीवन खुली किताब है। हिंडनबर्ग की तरफ से जो भी आरोप लगाए गए हैं वो चरित्र हनन की कोशिश है। उन्होंने साफ साफ कहा है कि दस्तावेजों का खुलासा करने में उन्हें कोई हिचक नहीं, क्योंकि आरोपों में कोई दम नहीं है। सेबी ने हिंडनबर्ग की रिसर्च के खिलाफ कार्रवाई की, जिसके रिवेंज में हिंडनबर्ग ये सब कर रहा है। हमारी आर्थिक प्रणालियां रिग कर ली गई हैं। इसकी रिगिंग जिस स्केल पे हुई है उसमें जिस पर शक है उसके डिनाइल से फर्क नहीं पड़ता। इसलिए राहुल जी हों या अन्य विपक्ष हो, सब कह रहे हैं कि एक ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी हो। दूध का दूध पानी का पानी होगा। हालांकि दूध का दूध पानी का पानी अभी भी काफी हद तक है, लेकिन देश की आर्थिक प्रणालियां सिर्फ एक व्यक्ति और एक दल सत्ता में उससे नहीं चला करता। सत्ता कल को बदलेगी, लेकिन इकोनॉमिक सिस्टम्स जो हमारी हैं, जिस पे लोगों का भरोसा है, जिसमें उतार चढ़ाव की वजह से कई निवेशकों को झटका लगता है, उसको हम जितना महफूज रख सकते हैं वो हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। हिंडनबर्ग को नोटिस दी जाती है जुलाई में कि आपने जो आरोप लगाया कानून के विरोध में, आप जवाब दीजिए। हिंडनबर्ग ने वो रिपोर्ट बाकायदे वो नोटिस अपने वेबसाइट पर भी दी है, जिसमें उनको नोटिस क्यों भेजी गई है वो भी कारण है। उसका जवाब देने की बजाय अब ये फ्रंट खोला गया है। मैं फिर रिपोर्ट कर रहा हूं,
कि जब हिंडनबर्ग के खिलाफ बाकायदे सेबी ने एक नोटिस किया जुलाई में, अपनी पूरी इंक्वायरी कंप्लीट करने के बाद, जो सुप्रीम कोर्ट के जुरिसडिक्शन में हुई थी, उनके आदेश के कारण हुई थी, तब अपने बचाव के पक्ष में कोई जवाब दिए बिना उन्होंने यह अटैक किया है, बेसलेस अटैक। उधर बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने भी साफ साफ कह दिया है कि ये विदेशी कंपनी टूल किट की तरह काम कर रही है। अब राहुल गांधी ने भी हिंडनबर्ग का ट्रैक रिकॉर्ड देखे बिना ही रिपोर्ट को लेकर जेपीसी की मांग कर दी। हिंडनबर्ग हो या राहुल गांधी हो, कैसे भारत बदनाम हो इसमें लगे रहते। भारत की इकोनॉमी बहुत मजबूत है। पूरी दुनिया में जो इकोनॉमिक सिचुएशन है उसमें भारत की सिचुएशन सबसे अच्छी है, लेकिन इस पर भी घोर साजिश हो रही है। सेबी पर सवाल उठाने का कोई अधिकार हिंडनबर्ग को नहीं है। वो भारत की इकोनॉमी पर हमला करता है और उसे कहीं से भी स्वीकार नहीं किया जाएगा। It is my duty as leader of the opposition to bring to your notice that there is a significant risk in the Indian stock market because the institution that governs the stock market is compromised. Retail investors, honest investors, pensioners have three questions. The first, why has Chairperson Madhavi Butch not resigned? Second, God forbid something were to go wrong and investors were to lose their money. Who is responsible? Is the Prime Minister of India responsible? Is Madhavi Butch responsible? Or is Mr. Adani responsible? And finally, the Supreme Court has been looking at this matter. New allegations have emerged. Very serious, explosive allegations have emerged. Is the Supreme Court going to look at this matter suo moto again? Slowly becoming crystal clear why Prime Minister Modi is against a joint parliamentary committee looking into this matter. अब समझिए, विपक्ष ने इधर जेपीसी की धुनी रमाई, उधर हिंडनबर्ग को जो करना था उसने अपना काम कर दिया। अब इस रिपोर्ट के बाद शेयर मार्केट में क्या हुआ आपको वो बताते हैं। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट से अडानी पावर में 5% से ज्यादा की गिरावट देखी गई, जिसमें अडानी टोटल गैस के शेयर में 6% से ज्यादा गिरावट, अडानी पावर शेयर में 2.93 की गिरावट और अडानी विल्मर शेयर में 2.87% की गिरावट देखी गई। यानी कि अंपायर के गलत होने की बात करने वाले राहुल गांधी ने हिंडनबर्ग की ट्वीट वाली चिट को लपक लिया और शेयर की गेंद अडानी समेत उन तमाम इन्वेस्टर्स के हाथ से छूट गई जिन्होंने अडानी के शेयर में इन्वेस्ट किया हुआ था। अब सेबी पर जो सवाल उठाए गए हैं उस पर एक्सपर्ट्स का क्या कहना है वो भी जान लीजिए। इस पूरे मामले पर एक्सपर्ट्स का कहना है कि रिपोर्ट में सेबी चीफ के रिश्वत लेने के सबूत नहीं है। रूटीन इन्वेस्टमेंट को सनसनीखेज बताने की कोशिश की जा रही है। ऐसी धारणा बनाने की कोशिश की जा रही है जैसे कुछ गलत हुआ हो। इस खुलासे के आधार पर किसी अदालत में केस नहीं चल सकता। ये भारतीय बाजार को अस्थिर करने की कोशिश है, एक घटना से दूसरी घटना को जोड़ने की कोशिश है और अब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट खुद ही सवालों के घेरे में आ गई है। जो इसकी चेयरमैन है और उसके खावंद है वो इसमें इन्वॉल्व हैं और करीबन लाखों करोड़ों का मामला जो है अंबानी के साथ इसमें जुड़ा हुआ है। सर, लोगों ने अडानी राहुल गांधी ने ये भी कहा है, जिस तरह पहले सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो मामले को उठाया था, आज भी हम गुजारिश करते हैं वो इस मामले को। यानी कि एक बड़ी एंटिटी को पकड़ना, उसके शेयर्स पर रिसर्च करना और फिर एक झूठा नैरेटिव फैलाना कि कंपनी के शेयर्स में कुछ झोल है और जरा से डाउट से शेयर मार्केट में गिरावट और फिर उसका बेनिफिट कमाना, ये है हिंडनबर्ग का काम। और अब हिंडनबर्ग का 2 बार भारतीय अर्थव्यवस्था में अस्थिरता लाना कहीं न कहीं बता रहा है कि भारत को विकसित राष्ट्र बनने से रोकने के लिए एक गहरी साजिश रची जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। हिंडनबर्ग ने पहले एक रिपोर्ट निकाली, उसके बाद उस रिपोर्ट पर सेबी का जवाब आया। फिर हिंडनबर्ग ने एक ट्वीट करके जवाब को कंफर्मेशन बता दिया। भारतीय अर्थव्यवस्था में जिस तरह से हिंडनबर्ग स्थिरता लाने की कोशिश कर रहा है, जरा उसकी असल सच्चाई क्या है वो भी देखिए।
हिंडनबर्ग को पूछना चाहता हूँ, आपने एक नया खुलासा क्या किया है? मेरे जैसे जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, पीएचडी ऑन कैपिटल मार्केट, अभी तो मेरी समझ में ही नहीं आया। हिंडनबर्ग ने एक बार फिर भारतीय अर्थव्यवस्था को अस्थिर करने की कोशिश की है। अब जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई है, जरा उसके पीछे की वजह समझ लीजिए, क्योंकि इसकी इनसाइड स्टोरी कई राज खोलने वाली है। साल 2023 में हिंडनबर्ग ने अडानी पर 5 गंभीर आरोप लगाए थे। वो आरोप क्या थे? अडानी ग्रुप की कंपनियों ने शेयर्स की कीमतों को मैनिपुलेट कर बढ़ाया था, मनी लॉन्ड्रिंग और अकाउंटिंग फ्रॉड किया था, 8 साल के दौरान 5 CFO बदले, ग्रुप की 7 कंपनियों के शेयर्स की कीमत 85% तक ज्यादा हुई, यानी स्काई रॉकेट वैल्यूएशन। अडानी ग्रुप पर 2.20 लाख करोड़ का कर्जा है, जो कि उनकी कंपनियों की टोटल वैल्यूएशन से ज्यादा है। मॉरिशस और दूसरे देशों की कंपनियों में ये पैसे भेजते हैं, वहां की कंपनियां इनके शेयर्स खरीदती हैं। सेबी की चेयरपर्सन को, सेबी को और अडानी जी को बचाने का कुत्सित प्रयास कर क्यों रहे हैं? क्या हिस्सेदारी है इनकी अडानी की कंपनी में? क्या हिस्सेदारी है इनकी माधवी के साथ में? क्या इंटरेस्ट है? महेश जेठमलानी बेहतर हो इस पर बात करें। क्यों वो संविधान के विरुद्ध बात कर रहे हैं? हमारा तो कहना है कि अगर इस रिपोर्ट में कुछ नहीं है तो जेपीसी कराइए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए और हिंडनबर्ग के खिलाफ FIR हो। ऐसे हिंडनबर्ग, जिस पर अमेरिका में भी डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस का केस चल रहा है, उसकी एक ऐसी रिपोर्ट जिसमें पूर्ण तरीके से झूठ परोसा गया है, उसको आधार बनाते हुए भारत की अर्थव्यवस्था में पैनिक क्रिएट करना, और ये कोई पहली बार नहीं है। इससे पहले भी इस प्रकार के समूहों ने पहले शॉर्ट सेलिंग करना, फिर एक झूठी रिपोर्ट तैयार करना, उस झूठी रिपोर्ट के आधार पर भारत की मार्केट और फाइनेंशियल सिस्टम में पैनिक क्रिएट करना और उस पर मुनाफा कमाने का काम किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इससे पहले जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी उसको कूड़े के डिब्बे में डालने का काम किया और कहा था कि सेबी ने जो जांच की थी वो विश्वसनीय है, उसमें कोई भी चूक नहीं है। तो आज राहुल गांधी और उनकी जमात सुप्रीम कोर्ट पर सवाल खड़े कर रहे हैं क्या? तो ये कुछ आरोप थे। इन आरोपों के बाद अडानी के शेयर्स में 59% तक की गिरावट देखी गई थी। वहीं 24 जनवरी 2023 की रिपोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट में 4 PIL दाखिल की गई थी। याचिका में अडानी ग्रुप के खिलाफ जांच की मांग की गई थी। 2 मार्च 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने सेबी को जांच के आदेश दिए थे। 25 अगस्त को सेबी ने अडानी ग्रुप को क्लीन चिट दे दी थी और सुप्रीम कोर्ट में जांच रिपोर्ट सौंप दी थी, जिसमें सेबी ने बताया था कि 24 में से 22 मामलों की जांच पूरी हो गई है। 2 मामलों में विदेशी संस्थाओं की वजह से देरी हो रही है। सेबी ने हिंडनबर्ग पर आरोप लगाए थे और हिंडनबर्ग को कारण बताओ नोटिस जारी किया था। अडानी ग्रुप को लेकर निवेशकों को गुमराह करने का नोटिस भी सेबी ने जारी किया था। मैं हिंडनबर्ग को पूछना चाहता हूं, आपने एक नया खुलासा क्या किया है? मेरे जैसे जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, पीएचडी ऑन कैपिटल मार्केट, अभी तो मेरी समझ में ही नहीं आया। आपने तो अदानी घोटाला निकाला था ना, तो अदानी घोटाले के संबंध में आप कुछ बोलोगे ऐसा लग रहा था। उसके बारे में तो कुछ नहीं, दूसरे किसी के बारे में बोलोगे वो भी कुछ नहीं। और आपने क्या कहा कि नहीं, ये हमने जो अदानी का घोटाला निकाला था उसकी जांच हुई, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया द रेगुलेटर आर परफेक्ट। ये देश को बदनाम करने वाले गैंग हैं राहुल और जयराम रमेश। हिंडनबर्ग हमें बदनाम करता है, हम इसे देश की बदनामी को बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये लोग देश के दुश्मन हैं। अब हिंडनबर्ग पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। यानी कि जिसकी कंपनी खुद शॉर्ट सेलिंग से चल रही हो वो दूसरों को आरोपी बता रहा है। हिंडनबर्ग ने जिस ऑफशोर फंड की बात की वो क्या होता है और कैसे काम करता है, अब जरा उसे समझ लीजिए। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक सेबी की चेयरपर्सन माधवी बुच और उनके पति ने बरमूडा और मॉरिशस में ऑफशोर फंडों में हिस्सेदारी खरीदी थी, जिनका इस्तेमाल अडानी ग्रुप की तरफ से किया जा रहा था। क्या होता है ऑफशोर फंड? ऑफशोर फंड को इंटरनेशनल फंड्स भी कहा जाता है। ये विदेशी बाजारों में इन्वेस्टमेंट करने वाली म्यूचुअल फंड्स की स्कीम्स की तरह ही होती है, जो किसी स्पेशल सेक्टर या कंपनियों या नियमित आय की सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करती है। ऑफशोर बैंकिंग देश के बाहर होती है,
इसके अकाउंट से फॉरेन करेंसियों में बिजनेस करना आसान हो जाता है। ये किसी दूसरे देश की ओर से दी जाने वाली किसी भी फाइनेंशियल सिक्योरिटीज या टैक्स बेनिफिट्स का लाभ उठाने की अनुमति देता है। यहाँ बता दें कि ऑफशोर बैंकिंग का ज्यादातर इस्तेमाल उन बिजनेस में होता है जो इंटरनेशनल लेवल पर काम करते हैं। जो रिपोर्ट आया है इसका बहुत प्रतिकूल प्रभाव मार्केट पे नहीं पड़ेगा, क्योंकि मार्केट का जो फंडामेंटल है हमारे इंडियन मार्केट का, शेयर मार्केट का, वो बहुत ही स्ट्रांग स्थिति में पहुंचा हुआ है। पीछे भी जब अमेरिकन जॉब कंडीशंस की रिपोर्ट आई थी, थोड़ी सी एडवर्स रिपोर्ट थी, जापान की इकॉनमी से रिलेटेड थोड़ी एडवर्स रिपोर्ट थी, स्टिल हमारी मार्केट करेक्शन मोड में नहीं गई। 1-2 दिन 3 दिन उसका प्रभाव रहा, लेकिन धीरे धीरे करके वो रिकवर कर गई, अच्छे से रिकवर कर गई। इसलिए फंडामेंटल हमारी मार्केट का बहुत ही स्ट्रांग है। जहाँ तक अडानी ग्रुप के शेयर से जुड़ी हुई बातें हैं, तो क्योंकि निष्पक्ष रिपोर्ट को लेके भी एक स्पेकुलेशन है कि इंडियन बैंक की रिपोर्ट निष्पक्ष नहीं है, सेबी चीफ ने ऑलरेडी क्लैरिफिकेशन दे दिया है, तो ये एक जांच का विषय है और इसको इंक्वायरी करके ही मुझे लगता है कि इन्वेस्टर्स एक सही नतीजे पे पहुंचेंगे। अब इसी के साथ ये समझना भी जरूरी है कि आखिर ये ऑफशोर फंड काम कैसे करते हैं। ऑफशोर फंड्स निवेशकों के प्रतिनिधि के रूप में इंटरनेशनल मार्केट में पैसा लगाते हैं। ये विदेशी कंपनियों के शेयरों में इन्वेस्ट करते हैं या विदेशी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं। किसी फंड की ओर से दूसरे फंड्स में इन्वेस्टमेंट को फीडर रूट कहा जाता है। विदेशी शेयरों में इन्वेस्ट करना घरेलू शेयरों में इन्वेस्टमेंट से ज्यादा जोखिम भरा है, यानी कि आपका रिटर्न इस बात से भी प्रभावित होता है कि आपके देश की करेंसी किसी विदेशी करेंसी की तुलना में कितनी मजबूत और कमजोर पड़ती है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में अडानी मनी साइफरिंग स्कैंडल का जिक्र किया गया है, तो इसे पैसों की हेराफेरी कहा जाता है। मनी साइफरिंग अलग अलग बैंकों या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लिए गए कर्ज का इस्तेमाल रिलेटेड कंपनी किसी उद्देश्य के लिए करती है जिसके बारे में लेंडर को जानकारी नहीं होती और इससे उसकी वित्तीय स्थिति को नुकसान पहुंचता है, तो इसे मनी साइफरिंग कैटेगरी में रखा जाता है। टैक्स हेवन क्या है? टैक्स हेवन देश उन्हें कहा जाता है जहां दूसरे देशों के मुकाबले कम टैक्स लगता है या टैक्स फ्री व्यवस्था रहती है। हिंडनबर्ग रिपोर्ट में जिन बरमूडा और मॉरिशस का जिक्र किया गया है, ये भी टैक्स हेवन देशों में ही शामिल हैं। वहीं ऐसे आरोप लगाकर हिंडनबर्ग ने बहुत कमाई की है और शिकार सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि 36 कंपनियां हिंडनबर्ग की जद में आ चुकी हैं, लेकिन श्योर है कि हिंडनबर्ग ही सही है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। दूसरी कंपनियों की रिपोर्ट निकालने वाला हिंडनबर्ग, जिसका पूरा विपक्ष पक्षधर बना बैठा है, जरा उसकी ग्राउंड रियलिटी भी समझिए। हिंडनबर्ग किस तरह से काम करता है, किस तरह से शॉर्ट सेलिंग फर्म होकर मोटा मुनाफा कमाता है और बड़ी बड़ी नामी कंपनियों को अपने निशाने पर लेकर उनका क्रेडिट मार्केट खराब करता है। दुनिया में इतनी अंधेर गर्दी तो नहीं हो सकती कि कोई रिसर्च फर्म किसी अमीर आदमी पर रिपोर्ट ले आए और शेयर मार्केट बिना कुछ सोचे समझे ही पैनिक करने लगे। अडानी को घपलेबाज बताने वाली हिंडनबर्ग कंपनी कोई फिनाइल की धूली नहीं है। मतलब जिसकी कंपनी की खुद की रोजी रोटी शॉर्ट सेलिंग से चलती हो, वो दूसरों को फ्रॉड बताए, ये सुनकर तो शर्म को भी शर्म आ जाती है। हिंडनबर्ग नाथन एंडरसन की ओर से चलाई जाने वाली एक शॉर्ट सेलर फर्म है। 2017 में इसकी स्थापना की गई थी। इसका नाम 6 मई 1937 में न्यू जर्सी के मैनचेस्टर टाउनशिप में हुए हिंडनबर्ग एयरशिप एक्सीडेंट के नाम पर रखा गया था। नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री ही इसलिए बने हैं कि अडानी जी का बचाव कर सकें। तो कवच कुंडल हेलमेट बनना बंद करें, प्रधानमंत्री बनना शुरू करें, क्योंकि प्रधानमंत्री की क्रेडिबिलिटी पे आंच आ रही है। अडानी जी जैसे समूह जो देश की संपदा से फायदा उठाकर बहुत अमीर बनते हैं, इनकी कमी नहीं है। हमारे देश की असंख्य संपदा है और जो एक समूह उसको मोनोपोलाइज करके बहुत अमीर बनना चाहता है, उनकी उस लालच की कभी कोई कमी नहीं हो सकती। हिंडनबर्ग की एक रिपोर्ट, मैं उस विवाद में नहीं पढ़ रहा हूँ, लेकिन सेबी एक स्वायत्त संस्था है। 1992 में ऑटोनॉमी इसको दिया गया। तो अब कोई आरोप लगा देने से इसके राजनीतिक संदर्भ नहीं खोजे जाने चाहिए। चूंकि सेबी को जांच करने का अधिकार है, तो जांच का फलाफल आया नहीं, उसके पहले राजनीतिक फलाफल आने लगे, इसका मतलब संस्था की स्वायत्तता पर ही लोग सवाल खड़ा करते हैं, जो बिल्कुल ही पीड़ाजनक और मर्मांतक है
राजनीति रहेगी, लेकिन संस्थाओं को अक्षुण्ण रखिए, यह भी दायित्व। अभी मुनाफा कैसे कमाती है, इसे बड़े ही आसान शब्दों में समझिए। अब मान लीजिए कि ए के पास पैसे नहीं हैं, उसे इन्फॉर्मेशन मिली कि 17 अगस्त को अडानी ग्रुप के शेयर 100% गिरने वाले हैं। मान लीजिए कि 3000 का अडानी का एक शेयर है। ए ने अपने ब्रोकर से अडानी ग्रुप का एक शेयर उधार ले लिया और उसे 17 अगस्त को लौटाने का वादा किया। याद रखिएगा, उसने शेयर लिया है, पैसे नहीं लिए। अब ए ने 17 अगस्त से पहले मार्केट में 3000 में शेयर बेच दिया। 17 अगस्त को शेयर 2000 का हुआ और उसने मार्केट से वो शेयर खरीदकर ब्रोकर को वापस दे दिया। यानी कि उसे 1000 रुपए का प्रॉफिट मिला। लेकिन याद रखिए, ये प्रॉफिट तब मिलेगा जब शेयर गिरेगा, ये कंफर्म हो। ये पूरा गेम लाखों करोड़ों का होता है। ये जो शेयर उधार दिए जाते हैं, उसको देने की भी कुछ कीमत होती है। इस पूरे कॉन्सेप्ट को शॉर्ट सेलिंग बोलते हैं और हिंडनबर्ग ऐसे ही शॉर्ट सेलिंग से पैसे कमाता है। हिंडनबर्ग किसी कंपनी को आइडेंटिफाई करता है, उसके बारे में डीप रिसर्च करता है, फिर व्हिसल ब्लोअर का झूठा टैग लगाकर अपनी वेबसाइट पर उसे डाल देते हैं। फिर रिपोर्ट से जैसे ही मार्केट में हल्ला होता है, उस पर्टिकुलर कंपनी के शेयर धड़ाम हो जाते हैं और ये उसका फायदा उठाकर प्रॉफिट कमा लेता है। उससे पहले हिंडनबर्ग रिपोर्ट पब्लिक करने से पहले अपने इन्वेस्टर्स को सारी डिटेल प्रोवाइड करता है। इन्वेस्टर्स शॉर्ट सेलिंग के थ्रू पैसा इन्वेस्ट करते हैं। कंपनी के शेयर नीचे जाने पर इन्वेस्टर्स मोटा पैसा कमाते हैं। उस मुनाफे में हिंडनबर्ग अपना कमीशन भी लेता है। लेकिन सबसे शॉकिंग है कि हिंडनबर्ग ने अपनी रिपोर्ट के साथ एक डिस्क्लेमर भी लगाया। डिस्क्लेमर क्या था, वो भी समझिए। हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट के आधार पर कोई कुछ भी करेगा, उसकी लाभ हानि का जिम्मेदार वो खुद होगा। इनके सही या गलत होने की कोई गारंटी नहीं है। ये रिपोर्ट सिक्योरिटीज पर कोई सलाह नहीं है। हम हर पाठक को सलाह देते हैं कि वो खुद से जांच करें। हिंडनबर्ग रिसर्च के शोध का इस्तेमाल अपने जोखिम पर है। रिपोर्ट की किसी प्रकार की गारंटी नहीं है। यानी कि हिंडनबर्ग खुद को साफ सुथरा बताने की पूरी कोशिश में है। अब मोटे शब्दों में समझिए कि ये किसी कंपनी को सिलेक्ट करके उसकी रिपोर्ट बना के शेयर मार्केट में गिरावट लाता है। आम जनता का पैसा डूबता है, कंपनी का पैसा डूबता है, ये मार्केट से पैसा कमाकर निकल लेता है। वो बिजनेसमैन तो कुछ महीनों में रिकवरी कर लेगा, लेकिन जनता का पैसा डूबता है, वो कैसे रिकवर करेगी? विपक्ष रिपोर्ट का पक्षधर बनकर शेयर मार्केट की लंका लगाने में लगा हुआ है, लेकिन कहते हैं कि काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट से थोड़ा बहुत असर शेयर मार्केट पर जरूर पड़ा, लेकिन इस बार जनता ने हिंडनबर्ग के हिडन एजेंडे को समझ लिया। खैर, जो सवाल है वो ये कि क्या हिंडनबर्ग ने एक डेट फिक्स की है शेयर के गिरने की? क्या 2 बार किसी कंपनी को डिफेम करना किसी हिडन एजेंडे को अंजाम देने की प्लानिंग है, या फिर विकसित भारत के पैरों को रोकने वाली टूल किट? ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। और इसी के साथ स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। बने रहे हिंदी खबर के साथ। नमस्कार। ताली ताली रोटी खा लियो, लाइट कदे भी जा सके से। देखा, पहले गई थी एक